Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video we are going to discuss about कोलबर्ग theory of moral development जिसे हिंदी में कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो आइए हम इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। कोलबर्ग ने इस थ्योरी को जीन पियाजे से प्रभावित होकर दिया था। मैंने बेसिकली ये जो लिख रखा है ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलबर्ग ने अपने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को, नैतिक विकास के सिद्धांत को किससे प्रभावित होकर दिया है, तो जीन पियाजे से। सबसे पहले जीन पियाजे ने ही इस थ्योरी पे काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने इस थ्योरी में सिर्फ 3 स्टेजेस को कवर किया है, जबकि कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में सारे स्टेजेस मीन्स ह्यूमन लाइफ में जितने स्टेजेस होते हैं बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी स्टेजेस को कवर किया है। और उन्होंने इस थ्योरी को देने के लिए, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, एक साक्षात्कार लिया था। किसका? अपने ही कुछ बच्चों का, अपने ही कुछ छात्रों का। और इसमें उन्होंने हिंज नाम के एक व्यक्ति की कहानी सुनाई है और एक ऐसा कंडीशन दिखाया है कि जिसमें वो जो हिंज है वो एक डिलेमा में फंस जाता है। मतलब वो एक ऐसे कंडीशन में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने अपनी जो थ्योरी में है, थ्योरी में 2 चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी है। वो फर्स्ट जो है वो है आपका डिलेमा, और सेकंड जो है वो है मोरल जजमेंट। ठीक है, इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने जो 2 चीज़ बताने की कोशिश करी है वो है मोरल डिलेमा एंड जजमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं इस स्टोरी को। इस स्टोरी से आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ जो डिलेमा वर्ड यूज़ किया गया है ये क्या है, और उन्होंने कैसे इस स्टोरी के थ्रू इन दोनों वर्ड्स को मीन्स जजमेंट को और डिलेमा को प्रूफ करने की कोशिश की है। तो कहानी में कुछ इस तरीके से है कि हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी वाइफ जो है वो काफ़ी टाइम से बीमार होती है, किसी लंबे बीमारी से ग्रसित होती है, और हिंज जो है उसकी ट्रीटमेंट करवाता है डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर उससे काफ़ी ज़्यादा फीस वसूलते हैं, उसको काफ़ी महंगी महंगी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाते हैं, जिससे हिंज के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसा टाइम आता है कि एक बार जो डॉक्टर है वो ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जो कि आसपास कहीं भी नहीं मिल सकता था, इजीली अवेलेबल नहीं था। और एक जगह तैसे करके एक जगह जो ये मेडिसिन उपलब्ध होती है, जहाँ मिलती है, वहाँ केमिस्ट उनसे 2 गुना पैसा मांगता है, डबल अमाउंट उससे मांगता है, जिसकी वजह से हिंज उसे पे नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। और फाइनली ऐसे कंडीशन में उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन उसके पास ये है कि या तो वो अब मेडिसिन की चोरी कर ले, या फिर वो क्या करे, अपने वाइफ को मरने दे। ठीक है, उसके पास 2 सिचुएशन आ गए हैं कि या तो वो क्या करे, मेडिसिन की चोरी कर ले, या फिर अपनी वाइफ को वैसे कंडीशन में मरने दे। अब ये जो 2 सिचुएशन दिखाया गया है, ये जो सिचुएशन है ये क्या है, ये काइंड ऑफ डिलेमा है। दिस वन इज डी, काइंड ऑफ डिलेमा है। मतलब वो अब क्या आ जाता है कि वो क्या करे या ना करे वाली सिचुएशन, इसी को क्या बोलते हैं, डिलेमा कहते हैं। एंड नेक्स्ट फाइनली हिंज क्या करता है, काफ़ी सोचता विचारता है और फाइनली वो डिसीजन ले लेता है और वो मेडिसिन की चोरी कर लेता है। उस शॉप से, उस केमिस्ट की शॉप से वो मेडिसिन चोरी कर लेता है। और हिंज के इसी डिसीज़न को मोरल डिसीज़न नाम दिया गया है। तो आपने देखा कि क्या करते हैं, वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उस इंटरव्यू में वो अपने छात्र के पास एक कहानी को रखते हैं, जिस कहानी में उन्होंने हिंज नाम के एक व्यक्ति की कहानी
को बताया है और आप देख रहे हैं कि उसमें क्या दिखाया, उन्होंने एक ऐसे कंडीशन को दिखाया है कि या तो हिंज मेडिसिन की चोरी कर ले या फिर अपने वाइफ को मरने दे। और ये जो सिचुएशन है ये क्या दिखा रहा है, डिलेमा, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मतलब मैं क्या करूं या ना करूं वाली सिचुएशन आ जाती है, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, डिलेमा। और फाइनली जो वो डिसीजन लेता है कि वो अपनी वाइफ को बचा लेगा और मेडिसिन चोरी कर लेगा, मतलब वो जो डिसीजन ले रहा है मेडिसिन चोरी करने की, वो क्या है, मोरल जजमेंट है, जो कि वो किससे, अपने दिमाग को अप्लाई करके ले रहा है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं जो उन्होंने अपनी थ्योरी में, जिसमें कि उन्होंने मोरल जजमेंट के बारे में बताया है, उस वहाँ उन्होंने 3 लेवल्स के बारे में डिस्कस किया है। उन 3 लेवल्स को हम एक एक करके देखेंगे। सो कोलबर्ग ने जो 3 लेवल्स दिए हैं वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल लेवल, जहाँ की बच्चों में मोरालिटी जो होती है वो 0% होती है। ठीक है, और इसमें जो पहला स्टेज आता है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। मतलब यहाँ बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को मानता है या किसी भी काम को करता है जस्ट पनिशमेंट से बचने के लिए, कि उसे पनिशमेंट ना मिले, दंड ना मिले, उससे बचने के लिए वो किसी भी काम को कर रहा है, किसी की आज्ञा को मान रहा है। नेक्स्ट आपका आता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इस स्टेज को टिट फॉर टैट स्टेज के नाम से जानते हैं, मतलब जैसे को तैसा। यहाँ बच्चा क्या करता है, जैसे आप ट्रीट करोगे वैसे ही बच्चा आपके साथ ट्रीट करेगा। अगर किसी बच्चे ने एक बच्चे को थप्पड़ लगा दिया तो दूसरा बच्चा भी उसे थप्पड़ लगाता है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट। और बेसिकली लेवल और टेट, ये जो आपके स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स हैं इस थ्योरी में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और फर्दर हर एक लेवल को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्चुअली में लेवल और स्टेजेस से पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि टिट फॉर टैट स्टेज जो है उसे क्या कहते हैं, तो इसका क्या नाम है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, और यू कैन से पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। और ये किस में आता है, कौन से लेवल में आता है, तो ये फर्स्ट लेवल में है, जिसे कि प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। नेक्स्ट है लेवल 2, जिसे कि कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। और यहाँ ये लेटर चाइल्डहुड का पीरियड है। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। यहाँ जो बच्चा क्या कर रहा है, लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है, जस्ट कि लोग उसको गुड बॉय और गुड गर्ल कंसिडर करे। नेक्स्ट स्टेज इज़ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। यहाँ लॉ, बच्चा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने लगता है, समाज में जो लॉज एंड ऑर्डर्स बने हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट करता है। नाउ द थर्ड स्टेज, जो थर्ड लेवल है उसे क्या कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कि एडल्टहुड है, मतलब 18+ की अवस्था है। यहाँ इसमें जो फर्स्ट स्टेज आता है डैट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स की। मतलब इस स्टेज में क्या है कि जो एडल्ट्स हैं वो जो हमारे लॉज बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, अगर उसके सामने कुछ ऐसी चुनौती आ जाए कि मान लो कि इन लॉज को नहीं फॉलो करने से किसी की जान बच सकती है, इन लॉज को नहीं फॉलो करने से कोई जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से बच सकता है, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस लॉज को नहीं फॉलो कर सकते हैं, मतलब हम झूठ भी बोल सकते हैं, वो वाला ये स्टेज है। नाउ द लास्ट स्टेज इज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या आता है, बेसिकली ऐसी चीज़ें जो कि हम अपने स्वार्थ से हटकर मानवता के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें महान कुछ व्यक्तियों के नाम ले सकते हैं जो कि अपने स्वार्थ को नहीं देखते हैं, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के लिए कुछ काम को कर जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कि इसके कुछ क्रिटिसिज्म, इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। और क्रिटिसिज्म के कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं कि कहाँ क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो लोगों ने जो कुछ बाकी जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया है कि ये जो थ्योरी है वो जेंडर बायस्ड है। उनका मानना था कि इस थ्योरी में बेसिकली जो बात की गई है वो मेल्स के पक्ष में की गई है। यहाँ मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, उनको ज़्यादा ध्यान में रखा गया है, जबकि फीमेल को कंसिडर नहीं किया गया है। ये जेंडर बायस्ड है क्योंकि यहाँ पे मेल को जो है वो मेल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आप कह सकते हो मेल को ही पूरी थ्योरी में कवर किया गया है। एंड लास्ट वन क्या है कि ही डज़ नॉट लेंड ओवर द कल्चरल डिफरेंसेस। उन्होंने कल्चरल ऐसा कहा गया कि उन्होंने अपनी थ्योरी में कल्चरल डिफरेंसेस को भी ध्यान नहीं दिया है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। 3 लेवल्स दिए हैं अपनी इस थ्योरी में, और इस 3 लेवल को उन्होंने फर्दर 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट है वो क्या है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, जहाँ की बच्चों में ज़ीरो मोरालिटी होती है, और इसके फर्दर 2 स्टेजेस है। अब जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली आपका टिट फॉर टैट स्टेज से बनता है, जैसे को तैसा। यहाँ बच्चा जो भी काम करता है वो जैसे आप उसके साथ करोगे वैसा ही करेगा आपके साथ। सेकंड जो है अगेन कन्वेंशनल लेवल है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गुड बॉय एंड गुड गर्ल की स्टेज को क्या कहते हैं। तो इस स्टेज को हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज कहते हैं। और अगर आपसे लेवल पूछा जाए तो दिस इज़ कन्वेंशनल लेवल, और इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो लेटर चाइल्डहुड में होता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि सीटेट में इन्हीं स्टेजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका लास्ट स्टेज है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, जहाँ बच्चा जो होगा एडल्टहुड की स्टेज में होगा, 18+ की स्टेज में होगा। और यहीं पे आपका यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल जो है वो किस स्टेज में आता है। तो ये 6th स्टेज में आता है और 3rd लेवल में आता है। यहाँ क्या होता है कि मानवता के लिए अपने स्वार्थ से उठकर या अपने स्वार्थ से ऊपर जाके काम करना। और इसमें हम कुछ महान व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी हो गए, इनका नाम ले सकते हैं। और कभी कभी क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि उन्होंने अपनी थ्योरी में मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। ये जो थ्योरी है वो जेंडर बायस्ड है और यहाँ कल्चरल डिफरेंस का भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो आई होप सो आप सभी को ये थ्योरी क्लियर होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए वीडियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक